पता नहीं क्यों हमको हमेशा लगता है ना स्टूडेंट के जो 70 में 70 सीरीज लाए हैं यूट्यूब पर का सबसे बेस्ट सीरीज आपके लिए मेरे बच्चों बोर्ड एग्जाम में 70 दिलवाने के लिए, इसलिए ना क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं कि मैंने 50 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के करवा दिया कहीं कहीं, सो वैसा नहीं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं पूरा। चैप्टर 1 खत्म कर लिया, चैप्टर 2 खत्म कर लिया, और आज हम लोग चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 होगा, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों आज का क्लास शुरू करते हैं। हाँ, जो बच्चे रेगुलर हमको भेज रहे थे नोट्स वगैरह इसका बना बना के लिख के 70 के 70 सीरीज वाले कॉपी में, उनका मैं 2-3 दिन से चेक नहीं किया था, लेकिन आज के सीरीज से मैं चेक करूंगा, तो भेजिएगा जरूर। और जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात और बता दूं कि ये ऊपर में जो दिख रहा है ये हमारा एमिंग हाई का नया ऐप है, इसको इंस्टॉल करिएगा, नीचे वाले को नहीं। इसको जो देखिए इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसके अंदर पूरा नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, डेरिवेशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे इसका टाइमिंग है। प्लेलिस्ट में जाके ना शुरू से चेक करिए ना। अच्छा, टॉपर फिजिक्स के नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बच्चों, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव करके ना इसी पे इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के कहीं बीच में भेजूंगा, और मैंने बता दिया कि नया वाला एमिंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं, आप भी ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। कैसी होती है गति? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो देखिए आप लोग सुने होंगे कि कंडक्टर के अंदर जब हम बैटरी जोड़ते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता है, बल्कि अगर हम बैटरी नहीं जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना हीट के कारण गति करते रहता है। और जब हम बैटरी जोड़ते हैं किसी भी चालक किसी भी कंडक्टर में तो जो करंट बहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐसे चल रहा था बच्चों वो कुछ ऐसे चलने लगेगा। मैंने पढ़ाया, इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ या ड्रिफ्टेड मोशन, अपसरित। इसका सही आंसर सी होगा। बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्या कि चालक के अंदर जब बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलता बल्कि ऐसे ऐसे करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओम का नियम पालन करता है। तो देखिए ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा कि जो करंट होता है आई, ये वोल्टेज का समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ना होता है करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए सही है, नहीं, ये सिर्फ कंडक्टर यानी चालक के लिए सही है। जैसे मान के चलिए कोई सेमी कंडक्टर हो गया जैसे डायोड, तो डायोड में आई और भी प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, समानुपाती नहीं रहता है। तो ओम के नियम में 2 चीज जरूरी है। पहला, ओम के नियम के लिए चालक होना चाहिए क्योंकि चालक के लिए ही आई और भी यानी करंट और वोल्टेज समानुपाती होता है। दूसरा कि ओम का नियम ना एक समान टेम्परेचर पे काम करता है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तापमान बदल रहे हो और सोचोगे कि ओम का नियम पालन करे तो वो नहीं पालन करेगा। तो दोनों कंडीशन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का कंडीशन क्या है। तो पहला मैंने बताया चालक होना चाहिए, डायोड वगैरह नहीं होना चाहिए, और दूसरा मैंने बताया कि तापमान एक समान होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ओम का नियम लागू होता है जब तापक्रम, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या कांस्टेंट, कहां गया मैंने बताया ना, एक समान टेम्परेचर रहेगा तभी जाके ओम्स लॉ लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। देखिए अओमिक प्रतिरोध क्या होता है? जो कि ओम का नियम पालन नहीं करे। ओम का नियम नहीं पालन करने से क्या तात्पर्य है कि आई और भी जो मैं बोल रहा हूं समानुपाती होता है वो नहीं हो, है ना। ओम का नियम यही ना कहता कि आई और भी समानुपाती हो। तो जो परिपथ या जो प्रतिरोध में आई और भी समानुपाती होता है उसको बोलते हैं ओमीय परिपथ। 2 नंबर में पूछता है कि ओमीय परिपथ क्या है, तो जो ओम के नियम को पालन करे। ठीक है, और अओमिक या अओमीय परिपथ क्या है, तो जो ओम के नियम को पालन नहीं करे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे। ठीक है, तो ओम्स लॉ को फॉलो डायोड या सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक वो सब नहीं करता। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किरचॉफ्स के नियम से क्या कह रहा है, पढ़िए। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग्य होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट। तो आप लोगों को किरचॉफ्स का पहला नियम पढ़े होंगे ना, 2 नियम होता है ना। पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पे जितना धारा आएगा, एग्जाम्पल के लिए इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और इधर हमारा I3 अगर गया, तो पहला नियम यह कहता है कि जितना आने वाला होगा उतना जाने वाला होगा, यानी I1 प्लस I2 की वैल्यू I3 के बराबर होगा। यही ना कहता है पहला नियम। और इस I3 को अगर इधर कर देंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। तो यही तो पहला नियम है।
कुछ लोग ये बोलते हैं कि जितना आ रहा है बिंदु पे यानी I1 प्लस I2 उतना जाएगा, तो ऐसे ही बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कहा जाता है कि बीजगणितीय योग्य क्या होता है, शून्य। याद रखेंगे ये किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, कि किसी भी जंक्शन पे या किसी बिंदु पे धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत को पालन करता है भाई? अभी ना बिंदु नियम हम लोग देखें जी, कि जंक्शन पे जितना धारा आएगा उतना जाएगा, या फिर बीजगणितीय योग्य शून्य होगा। यही तो पहला नियम है, इसी को तो बोलते हैं किरचॉफ का बिंदु नियम। पहला नियम, बिंदु नियम, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, जो भी बोलिए। तो ये किस पे आधारित है? आवेश के संरक्षण पे ना, चार्ज के कंजर्वेशन पे ना। क्योंकि जितना धारा आ रहा है उतना जा रहा है, यानी कि जितना चार्ज आ रहा है उतना जा रहा है। धारा क्या होता है? 1 सेकंड में आने वाला चार्ज, यही ना होता है जी। तो अगर मान के चले इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 6 एम्पियर आया, तो 2 6 मिलके इधर कितना जाएगा? 8 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 2 कूलम का चार्ज आया होगा। इधर से 1 सेकंड में 6 कूलम का चार्ज आएगा, इधर से 1 सेकंड में 8 गया, 2 6 मिलके। तो ये आवेश के संरक्षण के नियम पे कहां गया? इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, स्टेटस में लगाया करिए इसको, उसकी मुझे जरूरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के नियम का निम्नलिखित किसका परिणाम है? देखिए सुनिए, किरचॉफ का 2 नियम होता है। ठीक है, पहला नियम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, जो अभी मैंने बताया, जो बोलता है कि बिंदु पे जितना आवेश आया जितना धारा आया उतना जाएगा जंक्शन पे। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि बंद लूप में सारे वोल्टेज का जोड़ 0 होगा। ठीक। और ये जो किरचॉफ का नियम है ना, ये सब विद्युत क्षेत्र का जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का रिजल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेशन यानी विद्युत क्षेत्र के संरक्षण का। तो देखिए, किरचॉफ का नियम का किसका परिणाम है? किरचॉफ लॉ इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है? तो मैंने बोला विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, कौन सा कथन सत्य है? अच्छा एक चीज बच्चों, अभी जो मैंने ऊपर बताया कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो कभी कभी बोलता है कि दूसरा नियम किस पे आधारित है? तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद करेंगे, पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संबंध सही है, कौन रिलेशन सही? तो देखिए, तो अगर कोई भी तार आपको पता होगा जिसकी लंबाई हमारा एल है और ये जो एरिया है, क्षेत्रफल, ये ए है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, रो है, तो इसका जो तार का प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल वाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहां रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी, एल तो लंबाई हो गया, ए हो गया क्षेत्रफल, हिंदी में रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता और रजिस्टिविटी। ठीक है, और ये रो दो, इस पे भी आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रो पे, इसलिए बता रहा हूं, ये रो 2 चीज पर निर्भर करता है। पहला, तापमान पे, तापमान बदलने से किसी भी चालक का प्रतिरोधकता बदल जाता है। जैसे लोहा भी है, उसका कुछ प्रतिरोधकता होगा, गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोधकता बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तापमान पे। और दूसरा मेरे बच्चों, ये निर्भर करता है पदार्थ पे, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्रतिरोध निकालने के लिए। अगर रो पता है, एल पता है, ये पता है, तो यहां से आर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रो का एसआई मात्रक क्या होगा, पूछता है, तो आप आर का एसआई मात्रक ओम, इसका लंबाई का मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, सब पुट पाट करके निकालेंगे तो इसका ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो फॉर्मूला याद रखिएगा, रो इंटू एल वाई, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर लिया जाता है, इसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? अब देखिए, जैसे ये प्रश्न आता है ना, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर लंबाई को दुगना कर दिया गया ना, प्रतिरोध भी दुगना होगा। नहीं, 4 गुना हो जाएगा। तिगुना खींच के कर लेंगे तो प्रतिरोध 9 गुना होगा। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई तार है, ठीक, ये तार है, इसकी लंबाई एल है और क्षेत्रफल हमारा ए है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? रो इंटू एल वाई, जो अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे। अब कह रहा है कि इसे खींच के दुगना कर दिए, तो अगर इसे खींच करके हम दुगना कर दिए मेरे बच्चों, तो लंबाई तो 2l हो जाएगा ना। और अब जब बच्चे इसका प्रतिरोध नया वाला निकालेंगे आर डैश, तो रो रहेगा, पदार्थ सेम है तो प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी सेम रहेगा। लंबाई के जगह पर 2l ले लेंगे और एरिया ए बोलेंगे, और बोलेंगे देखिए सर 2 गुना नहीं हो गया, पहले था रो इंटू एल वाई, अब हो गया 2 गुना रो इंटू एल वाई। लेकिन गलत कर रहे हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि खींच के जब डबल करेंगे तो तार हमारा पतला हो जाएगा ना,
तो इसका क्षेत्रफल आधा ना होगा, तो a के जगह पर a/2 ना होगा, तार के क्षेत्रफल भी तो कमेगा, खींच करके डबल कर दिए। तो ऐसा थोड़ी कि इसी में जोड़ के दुगुना किए, नहीं, इसी को खींच के किए हैं, तो तार का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर में और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 4 × ρ/Ly हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आइडिया लग गया। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि अगर तार को खींच के चौगुना कर लिया जाए 4 टाइम, तब रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी L को जो हम 2L के इसके जगह पर 4L कर लेंगे, तब रेजिस्टेंस कितना गुना होगा वो बताना है, प्रतिरोध कितना गुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, अभी मैंने बताया तापमान पे, पदार्थ पे और तापमान पे, कि किस चीज का है उस पे और तापमान पे। अगला, यदि रो चालकता और ये प्रतिरोधकता है, तो यदि सिग्मा चालकता यानी सिग्मा कंडक्टिविटी और रो रेजिस्टिविटी है, तो क्या होगा सही। देखिए, रेजिस्टिविटी बोल लीजिए या प्रतिरोधकता बोल लीजिए, इसका मतलब होता है कि करंट के बहने में कितना रुकावट उत्पन्न हो रहा है। और चाहे आप चालकता बोलिए चाहे कंडक्टिविटी बोलिए, उसका मतलब होता है कि करंट कितना बढ़िया से पास कर रहा है ना। समझ रहे मेरी बात को। और दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, क्योंकि जितना अच्छा से करंट पास करेगा, समझिए कि उसकी प्रतिरोधकता उतना कम है, और जितना ज्यादा प्रतिरोधकता यानी कि करंट बहने में रुकावट हो रही है, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी उतना ये है। समझ रहे मैंने क्या बोला। तो अगर एक प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस कम होगा, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो याद रखिएगा कि जो ये होगा इसका उल्टा, जो भी बोले दोनों एक दूसरे का उल्टा, तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि विशिष्ट प्रतिरोध रो का एस का डायमेंशन क्या होगा, बीमा। तो देखिए आपने अभी पढ़ा ना, R बराबर रो इंटू एल वाई है मेरे भाई। तो यहां से रो निकालेंगे तो रो की वैल्यू कितनी होगी, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहां R का रख दीजिए बीमा डायमेंशन, यहां ए का बीमा रख दीजिए और यहां एल का, तीनों का बीमा रख करके आप इधर से मान निकाल लीजिए। ठीक है, निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर भी हो जाएगा। समझ रहे मैंने क्या बोला, आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे निकाला जाता है प्रतिरोधकता, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होगा, वैसे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, क्या कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, चलिए काट दिया 4 भाग में। अब कह रहा उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो संयोग की तुल्य प्रतिरोध क्या होगी। 1 ओम का कोई तार था, ऐसे देख लीजिए। ठीक, अब इस 1 ओम के तार को 4 भाग में तोड़ा काटा गया, 1 2 3 4, देख रहे हैं। तो जैसे 4 भाग में काट देंगे, तो इसका भी प्रतिरोध 1/4 ओम, इसका भी प्रतिरोध 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। ठीक, अब कह रहा है कि इन चारों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, 1 2 3 4, चारों को समांतर में जोड़ दिए। तब प्रश्न में बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है बच्चों, देख लो, प्रश्न में साफ साफ कहा जा रहा है कि इसके प्रतिरोध कुल कितनी होगी। तो ये 1/4, ये भी 1/4, 1/4, 1/4 निकाल लीजिए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 1/4 और 1/r2 1/4। ठीक है बच्चों, और 1/r3 भी 1/4 और 1/r4 भी 1/4। ये देखिए, इस सब में 4 4 ऊपर चला जाएगा तो जुड़ के बन जाएगा 16। ये निकला 1/r इक्वल, r इक्वल निकालेंगे, रिवर्स करेंगे 1/16। समझ में आया। 1 ओम का कोई प्रतिरोध था, 4 भाग में तोड़े, सबका प्रतिरोध 1/4 हो गया, 1/4। सबको समांतर क्रम में जोड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/r1 प्लस 1/r2 करके निकाल लिए 16, इसको पलट दिए। ये तो 1/r इक्वल निकला ना, r इक्वल के लिए पलटना पड़ेगा ना, पलट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध, देखिए न्यूनतम प्रतिरोध यानी मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा अगर प्राप्त करना है प्रतिरोध और रजिस्टर को जोड़कर, तो याद रखिएगा बच्चों, उसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में हमेशा। उस सबसे ज्यादा प्रतिरोध, देखिए संधारित्र यानी कैपेसिटर के लिए यही चीज अलग हो जाता है। मैंने बोला कि मिनिमम प्राप्त करना है तो पैरेलल में जोड़िए प्रतिरोध को, रजिस्टर को। ठीक, कैपेसिटर यानी संधारित्र में अगर मिनिमम प्राप्त करना है तो सीरीज में जोड़िए, तो दोनों उल्टा काम करता है, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो मिनिमम के लिए मेरे बच्चों 1 ओम का 3 प्रतिरोध और मिनिमम प्राप्त करना है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। याद रखिएगा, पैरेलल में जब जोड़ते हैं ना समांतर क्रम में, तब सबसे कम प्राप्त होता है। तो निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 भी 1 और 1/r2 भी 1 और 1/r3 भी 1, सॉल्व करेंगे 3 और यहां से रिवर्स करेंगे r इक्विवेलेंट, तो 1/3। देख रहे हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर बच्चों, आइडिया लगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि मिनिमम तो प्रतिरोध समांतर क्रम में मिलवे करता है, साथ साथ में जानते हैं
समांतर क्रम में, सबसे कम तो मिलता है साथ साथ में जो तीनों को प्रतिरोध को जोड़े समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा ना उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो भी बोलिए, जो सबसे छोटा वाला होगा उससे भी कम, बहुत कम आएगा। वही ये क्वेश्चन देखिए, एक 0.005 ओम और एक मेगा ओम, एक मेगा ओम समझते 10 का पावर 6 ओम, बहुत ज्यादा। देखिए इतना प्रतिरोध और इतना प्रतिरोध को दो समांतर क्रम में जोड़े हैं, यानी कि 1 मेगा ओम और मेरे बच्चों से मेरे इतना ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो क्या होगा रेजिस्टेंस। तो जो सबसे छोटा वाला है 0.005 ओम जो कि काफी कम प्रतिरोध है, देखिए काफी कम, और दोनों को समांतर में जोड़े हैं पैरेलल में। तो मैंने पहले बताया पैरेलल में सबसे कम मिलता है इक्विवेलेंट, दूसरा मैंने बताया कि जो सबसे छोटा वाला है उससे भी कम मिलता है। तो ये जो है ना इससे भी कम मिलेगा, क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा बी, लेस देन 0.005 ओम। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको बोल देगा कि 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम, तो जो पैरेलल में तीनों को जोड़ दिए समांतर में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा, तो सबसे छोटा वाला 3 ओम है इससे भी कम मिलेगा, सबसे न्यूनतम मिलता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए कुछ बच्चे इसमें गलती करेंगे, इलेक्ट्रॉन देख के समझेंगे चार्ज यानी आवेश, और कुछ बच्चे वोल्ट का मतलब देख के समझेंगे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर। ठीक है, कुछ बच्चे यही समझेंगे, या तो समझेंगे चार्ज आवेश या तो समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, हिंदी में जो भी, और गलती कर देंगे। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन और वोल्ट दोनों यहां है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, अब वोल्ट का मतलब होता है वोल्ट, और आपने पढ़ा होगा कि Q इंटू भी एनर्जी के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर या वर्क डन के बराबर। सोचिए, ऊर्जा बोलिए या बर्डन बोलिए, काम बोलिए, एक ही चीज है। नहीं याद है आप लोग को, V बराबर W/Q, चैप्टर 2 में याद करें, तो W से यहां निकालेंगे Q भी, तो ये Q इंटू भी, इलेक्ट्रॉन हो गया Q आवेश, और वोल्ट हो गया भी, और Q इंटू भी करेंगे तो वर्कडन बोलिए या ऊर्जा बोलिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा का मात्रक है। कभी कभी यूनिट को ना इसे घुमाएगा एग्जाम में, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, 2 यूनिट को मिला के पूछ देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट किसका मात्रक होता है, किलोवाट किसका मात्रक होता है, पावर का, शक्ति का जिसे बोलते हैं हिंदी में, और घंटा किसका मात्रक होता है, समय का, और पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा। पढ़े होंगे ना, पावर बराबर एनर्जी, ऊर्जा बटा समय, या ये वर्कडन बटा समय, जो भी। तो यहां से निकालेंगे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्जा का। देखिए किलोवाट बोलता सिर्फ पावर का यानी शक्ति का, तो उसका मात्रक हो जाता वाट, ठीक, पावर का। घंटा बोलता तो समय का, लेकिन पावर इंटू समय बोल दिया तो ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला, एम्पेयर घंटा, यहां भी वैसे मिला के पूछा, एम्पेयर घंटा किसका मात्रक है। देखिए एम्पेयर आवर तो बताइए मुझे पहले कि एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का, और आवर यानी घंटा किसका, समय का, और करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज ना। आपने पढ़ा होगा ना, चार्ज बराबर करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, याद करिए तो पढ़ा होगा ना, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। तो यहां से करंट इंटू टाइम करेंगे तो चार्ज के बराबर ना आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश। देखिएगा 2 यूनिट को मिला के पूछ दिया है कि किसका मात्रक है। यहां देखिए अगला, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। बताइए किसी भी तार में करंट बहता है तो तार गर्म हो जाता है, किसके कारण, प्रतिरोधे के कारण ना। प्रतिरोधे ना उसको हीट में बदल देता है, ऊष्मा में बदल देता है कि नहीं बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के कारण, डी, 19 का डी। एकदम बच्चे पढ़ले चलेंगे, एकदम कोई कमी ना बहुआ। 20 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ का पावर कितना होता है, देखिए V²/R, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है पावर का फार्मूला हमेशा। V का मान यहां रख देंगे, I इंटू आर, आप पढ़े होंगे V बराबर I इंटू आर, तो ये मान रख देंगे, तो यहां से नया फार्मूला बन जाएगा I²R, और यहां R का मान रख देंगे, तब पावर का फार्मूला बन जाएगा V इंटू आई। तो ये तीनों है, V²/R, I²R और V इंटू आई, तीनों शक्ति, तीनों पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसी में अगर टाइम से गुना कर देंगे, समय से, तो वो हीट, जो ही मैंने बोला ना कि प्रतिरोध जो होता है वो हीट बदलता है, तो प्रतिरोध के द्वारा कितना हीट उत्पन्न होगा वो निकल जाएगा। इसी में टी या कहीं तीनों जगह इंटू कर देंगे तो ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे नहीं, इसके पहले वाले मैंने क्या बोला, जो कि ये होता है रियल फार्मूला। अब यहां V का मान रखेंगे तो V बराबर I इंटू आर होता है, तो अलग फार्मूला निकलेगा, तो दोनों अलग नहीं है, सेमी फार्मूला है, और R का मान यहां से निकाल के रख देंगे यहां, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। कह 5 ओम प्रतिरोध वाले तार का 7 वोल्ट विभवांतर से 20 मिनट में प्रवाहित ऊष्मा कितना होगी। देखिए R पता है, V पता है, T पता है, हीट पूछ रहा है। तभी ना मैंने बोला
भी पता है, आर पता है, टी। तभी ने बोला कि शक्ति होता है वी स्क्वायर बाई आर, टी से गुना कर देंगे तो हीट निकल जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, भी हो गया कितना 7 का स्क्वायर 49, भी है 7। आर कितने का है बच्चों 5 का, और टी कितना है 20 मिनट। तो 20 मिनट को पहले बदल लीजिए सेकंड में, और ये निकलेगा जूल में, जूल से बदलना पड़ेगा कैलोरी में, ये भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ऑप्शन को पढ़ लीजिए कैलोरी में, देखिए है ना ऑप्शन को कैलोरी में आपको दिख रहा होगा। इसका सही आंसर लगभग डी आ जाएगा, देख लीजिएगा 2800 कैलोरी। ठीक है, जब जूल में निकलेगा ना तो 4 कुछ होता है उससे भाग कर दीजिएगा, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल का बीमा क्या है? वोल्टेज का बीमा, वोल्टेज का बीमा पढ़ रहा है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं ना, जो विभवांतर का बीमा होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन होगा, वही ईएमएफ का डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों वोल्टेज है एक तरह से। ठीक है, और हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पढ़ा था, किस फॉर्म से बताता हूं, देखिए इससे V बराबर W/Q से, याद करिए, ऊपर में W का डायमेंशन पुट किए थे, नीचे में Q का। याद आ रहा है कुछ कुछ? याद आ रहा है, W मैंने कहा था फोर्स इंटू चार्ज होता है, तो mLT का पावर -2 इंटू मेरे बच्चों L, ये होता है W का। ठीक है, और हाँ, और चार्ज का होता है IT। तो इसको देख लीजिए क्या होगा, mL इंटू L स्क्वायर, और T का पावर -3 mL स्क्वायर, T का पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके, चार्ज का क्या होता है करंट इंटू, हाँ, T का पावर -3 और I का पावर -1। इसका सही आंसर 22 का मेरे बच्चों D हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आया, ऐसे करके निकलेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, मुझसे ज्यादा बढ़िया से पढ़ते रहिए बच्चों। शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, देखिए जब तक आप शेयर नहीं करेगा मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और सारे को ना आप भेजिएगा, मैं कम्युनिटी टाइम में फिर से आप लोगों के लिए नाम डालना शुरू कर दूंगा। बीच में थोड़ा सा बहुत हेल्थ के कारण ऊपर नीचे हो गया था, ऑनलाइन में पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा ना हेल्थ खराब बहुत होता है। खैर, आपको 70 में 70 दिलवाना ही मेरा लक्ष्य, और कुछ है नहीं बस मेरे बच्चों। और नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा, और यहाँ तक आ गए अपने दोस्त को जरूर बता दीजिएगा कि एस मनी सर 70 में 70 सीरीज स्टार्ट किए। प्लेलिस्ट में जाके बस चेक कर लो, बस इतना बोलिएगा कि टॉपर फिजिक्स यूट्यूब पे सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर बताइएगा।